हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 to 11 के सारे टर्मिनोलॉजीज को क्लियर कर लिया था और 12 में क्या है, इनकम। इनकम क्या है? इनकम का मतलब है द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट इंक्रीज द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर नॉन एज इनकम। इसका मतलब क्या है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से निकाला जाएगा। इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब ये क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस तो समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मोटरसाइकिल है, उसका कॉस्ट है, मोटरसाइकिल का कॉस्ट है 50,000 रुपीज और उसे हमें सेल करना है और सेल करके जो रेवेन्यू मिला वो हो गया 80,000। देखने से तो लग रहा है सर 30,000 का प्रॉफिट किए, बट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में इसे बोलेंगे नहीं, ये है इनकम। प्रॉफिट अलग चीज है और इनकम अलग चीज है। तो यहां इनकम इक्वल्स टू क्या होगा, रेवेन्यू कितना है 80,000 माइनस एक्सपेंसेस, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 50। तो 80,000 माइनस 50,000, 30,000 इज योर इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 13, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? देखो, इनकम और प्रॉफिट में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज नॉन एज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला तो कहेंगे ना, यही है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, बट ये एक अकाउंटिंग ईयर को, मतलब पूरे साल को डिनोट करता है ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। एक कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन ईयर जितना भी रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर जो अर्न करती है उसे हम लोग उस बिजनेस का प्रॉफिट बोलते हैं। और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में इंक्लूड होता है। तो प्रॉफिट अगर कैपिटल में इंक्लूड होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन इट इंक्रीजेस द कैपिटल। क्लियर है? ठीक उसका उल्टा, प्रॉफिट से लॉस, इससे यहां चले आते हैं। लॉस क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज नोन एज लॉस। यहां पे क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, और यहां पे क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, जस्ट ऑपोजिट। तो अगर प्रॉफिट से इंक्रीज इन कैपिटल होता है तो लॉस से क्या होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल, इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कैपिटल। क्लियर है? अब जब लॉस की बात करोगे तो लॉस दो टाइप्स के होते हैं। क्या? एक है नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल का मतलब है जो रिकरिंग बेसिस पे होता है, जो नॉर्मल है, ये होना ही होना है। लेट सपोज अगर एक पेट्रोलिंग इंडस्ट्री है, तो अगर वो कहीं से सप्लाई कर रही है तो ड्यूरिंग दैट रोडवेज उसे पार करना पड़ेगा। अब क्या होगा, उसमें बहुत सारे से नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन होंगी, ठीक है, नॉर्मल लीकेजेस होंगे अगर हुआ तो ये सब क्या है, दीज आर द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। तो ये क्या है, नॉर्मल लॉसेस है, इसे नॉर्मल लॉस बोलेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, जिसे हम लोग सोच नहीं सकते, जिसे हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जिसे बिजनेस एंटरप्राइज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल्स क्या है? जैसे अर्थक्वेक, कोई जान सकता है कि अर्थक्वेक होने वाला है? नहीं ना। नेक्स्ट, फायर, थेफ्ट, फ्लड, एक्सीडेंट्स, these are the unpredictable losses, that's why this called what, abnormal losses। क्लियर है? तो लॉस कितने टाइप के हो गए? लॉस दो टाइप के दिख गए, पहला एबनॉर्मल और दूसरा नॉर्मल। अब चले आते हैं गेन में। गेन क्या है? देखो, जो अनएक्सपेक्टेड है वो ये गेन क्या है, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन अदर देन मेन ऑपरेशन इज कॉल्ड गेन्स। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो तुम्हारा रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो बिजनेस में होगा उससे हट करके प्रॉफिट हो गया, वो हो गया तुम्हारा गेन, क्योंकि उसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं। जैसे क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन तुम्हारा एसेट का वैल्यू अप हो गया, तो क्या हो गया, उससे तुमने सोचा नहीं, तो वो गेन हो गया। इसके जस्ट अपोजिट, अगर कोई लाइबिलिटी तुम्हें पेड करना था, उसका वैल्यू अचानक से कम हो गया, क्या हो गया, गेन हो गया। एग्जाम्पल, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट
एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। वही हुआ, एसेट का वैल्यू अचानक मार्केट में अप हो गया, क्या हो गया, गेन हो गया। फॉर सपोज किसी कंपनी में तुमने इन्वेस्ट करके रखा 1 लाख रुपए, अब उसका वैल्यू बढ़ करके हो गया 1.5 लाख, क्या हो गया, गेन हो गया। फिर इसका एग्जाम्पल अगर लायबिलिटी के हिसाब से सोचो तो कोई क्रेडिटर था, तुमसे पाता था 2 लाख रुपए, वो बोला भाई चलो ठीक है, कुछ हो गया, वो बोला कि चल 1.5 लाख पेमेंट करो, तो 50,000 का क्या हुआ, गेन हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं गेन। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि परचेज ऑफ गुड्स ही होना चाहिए और वो गुड्स जो तुमने परचेज किया वो रीसेलेबल पर्पस पे होना चाहिए जिससे तुम प्रॉफिट अर्न करो। अगर उसके अलावे तुम किसी और एसेट को परचेज करोगे तो वो तुम्हारा परचेज ऑफ गुड्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मोटर बाइक कंपनी है तुम्हारा, तो तुम मोटर बाइक को सेल भी करोगे, परचेज क्या करोगे, मोटर बाइक परचेज करोगे, देन सेल भी वो करोगे टू कस्टमर मोटर बाइक। अगर तुम मोटर बाइक के अलावे कोई लैंड को परचेज करते हो तो लैंड तुम्हारा एसेट होगा। तो समझ में आ गया, परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेलेबल पर्पस एंड बाय सेलिंग ऑफ विच वी कैन अर्न प्रॉफिट। फॉर द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट इट डज नॉट मीन परचेज ऑफ एसेट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगर एसेट को परचेज करोगे तो उसे भी तुम परचेज ऑफ गुड्स बोलोगे, नहीं, ये कभी भी नहीं है। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। परचेज अगर तुमने कुछ किया तो जरूरत पड़ने पर रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी रीजन हो, अगर वो डिफेक्टिव हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब रीजंस होते हैं जब तुम्हें अपने सप्लायर को रिटर्न करना पड़ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ये फिर से दो अलग अलग टर्म है। सेल का मतलब क्या है, सेल सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी ऑनर का जो था उसने तुम्हें बेच दिया तो उसके बदले में तुमने उसे क्या दिया, पैसा दिया। तो जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है टू द कस्टमर फॉर अ प्राइस, उसके बदले में जो तुमने पैसे दिए तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल। सेल का मतलब ओवरऑल सेल, चाहे वो कैश सेल हो चाहे वो क्रेडिट सेल हो, सेल मतलब सेल। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सिंपल सी बात है, अगर तुम सेल करोगे और तुम्हारा कस्टमर अगर रिटर्न कर देता है किसी भी कारण से तो वो क्या होगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल refers to the amount due to a business due to sale of goods and services। इसका मतलब यह है कि जो हमने सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है उसके बदले जो अमाउंट ड्यू है टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस को मिलेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और ये बाय नेचर है, ये एक करंट एसेट है। करंट एसेट का डेफिनेशन क्या होता है, जो कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन, अगर बोल तो ऑपरेटिंग साइकिल, अगर बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल कितना भी हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो जिस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में अगर वो कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। या नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हम लोग उसे करंट एसेट बोलते हैं जो कन्वर्टेड इनटू कैश इन 12 मंथ, जो 12 मंथ में कन्वर्ट हो जाए कैश में। अब ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट हैं, सबसे पहला डेटर और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर मतलब हम लोग जानते हैं कस्टमर, तो कस्टमर को ही अकाउंटिंग टर्म में हम लोग बोलते हैं डेटर। तो डेटर दोज पर्सन और फर्म टू हुम गुड सोल्ड, चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई बिजनेस एंटिटी हो, जिसे हम लोग गुड सेल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डेटर या कस्टमर। बिल्स रिसीवेबल क्या है, ये एक नया टर्म है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर, ये पहले चलता था अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में था, वो पढ़ेंगे हम लोग, एक चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसमें क्या करता था, एक पार्टी जो है मतलब जो कस्टमर है वो एट द सेम टाइम पैसे नहीं देगा, बट उसके बदले में वो प्रॉमिस करेगा कि मैं तुम्हें 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद इतना पेमेंट जितना मैंने परचेज किया वो पे कर दूंगा। तो उसको एक डॉक्यूमेंट बना, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स रिसीवेबल। तो क्या है, अ बिल्स रिसीवेबल इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एंटिटीज और कस्टमर, लेकिन ये कस्टमर नहीं है, ये अदर देन कस्टमर होगा, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है, ये एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड पेबल।
ट्रेड पेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट उल्टा। ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज। जो हमने गुड्स की बात कही जा रही है, जो हमने गुड्स को परचेज किया उसे पे नहीं किया, पेबल है, जो हम इन फ्यूचर पे करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल। बाय नेचर ये एक करंट लायबिलिटी है। इसे भी पेमेंट कब करना है? 12 मंथ या जब तक हमारा ऑपरेटिंग साइकिल चल रहा है, इसलिए ये करंट लायबिलिटी है। क्लियर है? तो ट्रेड पेबल के भी दो टाइप है, एक क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेबल। जस्ट इसका उल्टा। क्रेडिटर क्या है? जिसे हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, तो फ्रॉम होम गुड्स हैव परचेज्ड एंड सर्विस प्रोक्योर्ड। चाहे गुड्स की बात करो चाहे सर्विस की बात करो, जिससे हमने लिया वो है हमारा क्रेडिटर। क्लियर है? बिल्स पेबल क्या है? जिस तरीके से डेटर से पैसा पाते थे तो अमाउंट ड्यू था, दूसरे से मिलता था, लेकिन अब हम किसी दूसरे को देंगे तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक इसी के जैसा। इसमें रिसीवेबल था, इसमें पेबल है। एंड ए बिल्स पेबल इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू द एंटिटीज, मतलब जिसे हमें पे करना है, वो हो गया बिल्स पेबल। नेक्स्ट टॉपिक इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री को समझने से पहले 2 स्टेप नीचे चले आओ। गुड्स। तो गुड्स का मीनिंग क्या था? गुड्स का मीनिंग था कि ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, उसे ही हम लोग बिजनेस में क्या बोलते हैं? गुड्स। तो गुड्स मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। सिंपल। अब चले आओ स्टॉक में। स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड क्या है? स्टॉक का मतलब है जो अनसोल्ड गुड्स है उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक। इन टर्म्स गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। पूरा साल कंप्लीट हो गया बिजनेस का, एक ईयर, उसके बाद जब लास्ट में तुमने देखा, जब कैलकुलेशन करे तो देखा कि कुछ जो गुड्स है वो बच गए, वो अनसोल्ड है, तो वही हो गया तुम्हारा स्टॉक। ये 2 टाइप के होते हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले भी तो कुछ स्टॉक जरूरत होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, और एक लास्ट में पता चलता है जिसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। देन मूव टू नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री। देखो कोई इसे दोनों को सेम बोलते हैं, बट एक स्लाइट डिफरेंस है। इन्वेंट्री एक्चुअल में अकाउंटिंग टर्म नहीं है। इन्वेंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं वो लोग इन्वेंट्री टर्म को यूज करते हैं। देखो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन्वेंट्री वर्ड्स आर यूज्ड। स्टॉक जो है इसके अंडर का पार्ट है, मतलब ये इसका जो स्प्रेड है वो वाइड स्प्रेड है, स्टॉक इसके अंदर जुड़ता है, इसीलिए स्टॉक्स को बोल देते हैं कोई कि दोनों सेम है, बट एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इन्वेंट्रीज आर 4 टाइप्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है तो ये 4 टाइप की होती है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कन्वर्शन होता है इनपुट टू आउटपुट, तो वो जो रॉ मटेरियल के जो स्टॉक्स है मतलब इन्वेंट्रीज, तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी भी फुल्ली कन्वर्टेड टू फिनिश गुड्स नहीं है, ना वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो उससे रिलेटेड जो भी इन्वेंट्री है उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट बात करो तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्या है, कुछ ऐसे इन्वेंट्रीज है जो फिनिश गुड्स जो अल्टीमेटली सेलेबल पर्पस के लिए बन चुके हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब जो तुमने परचेज किया है उस आउटपुट को बनाने के लिए इनपुट को, उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? और जो लास्ट है वो है कॉस्ट, दैट इज 23rd नंबर। द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जो तुमने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या प्रोडक्ट को रेडी टू यूज करने के लिए जितनी भी खर्च की है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीनरी तुमने परचेज किया, एक मशीन तुमने परचेज किया 1 लाख रुपए में, लेकिन ये अभी यूज नहीं हुआ, इसे तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब तुम्हारे कंपनी में लाने के लिए 20,000 रुपए का फ्रेट लगा, मतलब गाड़ी भाड़ा। क्लियर है? ये हो गया। अब तुमने उसे इंस्टॉल करने में और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए। इंस्टॉल मतलब उसे अपने जगह में रखने के लिए और 10,000 रुपए खर्च किया,
तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन कितना लगा 10,000। अब उसके बाद तुम्हारा मशीन रेडी है ऑपरेट होने के लिए, तो मशीन का कॉस्ट कितना हुआ, 1,00,000 हुआ ना, 1,30,000 हुआ, कितना हुआ 1,30,000 रुपए। तो इसे कहीं हम लोग बोलेंगे कॉस्ट, द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टू ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। इस मशीन को रेडी टू यूज करने के लिए जितना भी खर्च एलोकेट किया गया उसे हम लोग कॉस्ट बोलेंगे। फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वाउचर। देखो ये एकदम हम लोग का आंखों देखा कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब भी कुछ परचेज करने जाते हैं तो वहां पे कैश मेमो दिया जाता है, तो उसी कैश मेमो को हम लोग बोलते हैं वाउचर। वो एक क्या है, वो एक नथिंग बट ऑथराइजेशन टू पे है कि भाई लो इतना तुम्हारा कैश मेमो बन गया, इतना पेमेंट कर दो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाउचर अकाउंटिंग टर्म में। देखो ए वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे on the basis of which first of all business transactions are recorded in the books of account। वही कैश मेमो से ही तो बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी जाती है कि हाँ भाई आज मैंने इतना सेल किया या मैंने परचेज किया। तो जब तुम वाउचर बनाओगे वो हो गया तुम्हारा वाउचर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट। ये घरेलू कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट का मतलब क्या है भाई, इतना का दाम है इतना में दे दो, मतलब वैल्यू क्या करो, रिड्यूस कर दो। तो क्या है, देखो डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस गिवन बाय सेलर टू बायर। सेलर से ही ना मांगते भाई, नहीं भैया इतना नहीं, इतना कम कर दीजिए। तो क्या है, ये एक लिस्ट प्राइस था, मतलब जो लिस्ट प्राइस जो मार्कअप वैल्यू है उस गुड्स में, उससे जो वैल्यू कम करके सेलर हमें देता है, मतलब बायर को देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के भी दो टाइप्स हैं, एक मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, एक मिलेगा कैश डिस्काउंट, मतलब दोनों तरफ से फायदा ही फायदा। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जो टैग देखते हो ना, गुड्स में जो टैग लगा हुआ है उस पे जो डिस्काउंट मिलता है, जैसे मॉल्स में देखना 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, दीज आर द ट्रेड डिस्काउंट जो एमआरपी पे मिलता है। तो क्या है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज द अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय सेलर टू इट्स कस्टमर एट फिक्स्ड परसेंटेज। एक परसेंटेज बोल दिया रहता है ऑन द इनवॉइस प्राइस, लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, जिस भी एमआरपी, मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस बोलते हैं। उस बेसिस में अगर कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसे कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। अब बात कर लेते हैं कैश डिस्काउंट। भाई जब हम पेमेंट करेंगे तो थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि तुरंत पेमेंट कर रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो अपना फायदा बनता है ना। तो जब तुम पेमेंट करोगे और उसके बिहाफ में अगर कोई भी डिस्काउंट तुम्हें मिलता है तो तुम उसे बोलोगे कैश डिस्काउंट। क्या है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इसका मतलब वही है, तुरंत कैश तुमने दिया, सामने वाला से बोलेगा भैया अभी पेमेंट किया आप, कुछ तो डिस्काउंट बनता है अपना। तो जब तुरंत पेमेंट करोगे उसके बिहाफ में कोई डिस्काउंट मिल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक टॉपिक मैंने बोला था जो एसेट का क्लासिफिकेशन और लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन को बताना है, तो उसमें डिस्कस करेंगे।